जी डियर स्टूडेंट्स, फेसबुक पे लेक्चर देने का मकसद है कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, तो जो लोग एटलीस्ट जब लेक्चर लाइव होता है तब अटेंड नहीं कर सकते तो वो लोग फिर से बाद में देख सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स बाज ऐसे हैं जो इस क्लास को ऑनलाइन नहीं ले पा रहे हैं। जो इंग्लिश के लेक्चर्स होंगे ना, इनके लिए मैं कोई फीस चार्ज नहीं करता हमेशा से, लेकिन इसकी इवेलुएशन के लिए जब आप मेरे पास आएंगे तो डेफिनेटली चार्ज फीस फॉर दैट। सो आओ मेरे साथ, इंग्लिश ऐसे के लेक्चर 2 है, टॉपिक है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। जुड़ा हुआ लफ्ज है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि सोचना, कि जब मुझे कह दिया गया कि ये एक मौजू है और इस मौजू के ऊपर तुम 2500 से 3500 अल्फाज CSS के ऐसे के लिए लिखो, या 1500 से 2500 अल्फाज, 2000 से 2500 अल्फाज PMS के ऐसे के लिए लिखो, तो देन जब ये कह दिया गया है तो इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने जो CSS PMS की अच्छी तैयारी की होती है तो उनके पास तो मटेरियल ख़त्म होता ही नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिल्कुल टॉपिक नेव से आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं जिनके अंदर आप लोगों के पास मटेरियल नहीं होता और बना बनाई खीर कहीं से मिलती नहीं है। चंद टॉपिक्स हैं जिनको बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं, अलबत्ता वो उनको भी ऐसे के स्ट्रक्चर में ढालना एक मुश्किल काम होता है। सो ऐसे के स्ट्रक्चर में ढालने से पहले हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए कि जिन पॉइंट्स को हम ऐसे के स्ट्रक्चर में ढाल रहे होंगे। कल की क्लास में मैंने एग्जांपल दी थी कि जब हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं तो डिप्टी कमिश्नर के नाम, या हमें एक लेटर लिखना पड़े किसी डिप्टी कमिश्नर के नाम, तो लेटर या किसी एडिटर के नाम लेटर लिखना हो और अपने मोहल्ले के मसाइल का जिक्र करना हो, तो उसके अंदर मटेरियल सेम होता है। यानी कि हमारी गली जो है वो टूटी हुई है, लाइटें ख़राब हैं, रात को अंधेरा होता है, चोर चक्के घूमते हैं, यहाँ पे वन व्हीलिंग होती है, बला बला बला, मसाइल तो वही हैं। लेकिन जब आप इसे लेटर में लिख रहे होंगे तो आप इसके लिखने का अंदाज कोई और होगा, और जब आप इसे एप्लीकेशन में लिख रहे होंगे तो ऐसे एप्लीकेशन में भी लिखने का अंदाज और होगा। ऐसे ही इंग्लिश ऐसे के अंदर अगर यही बातें आपको लिखनी पड़ जाएं, ये ज़रा बड़े कैनवस पे चली जाती हैं, स्कोप इनका बड़ा हो जाता है, तो बातें फिर वही होती हैं। तो आज मैंने आपके साथ 3 टेक्निक्स डिस्कस करनी है। 30 मिनट्स की ये क्लास होगी। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप लोग इंग्लिश ऐसे के लिए अच्छी वोकेबलरी जो कि सर्टेन इशू से मुतल्लिक होती है वो कैसे उसमें शामिल कर सकते हैं। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी नंबर 2 पे ये कि आप वो पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के 2 तरीके हैं, मैंने जो आप लोगों के लिए आसानी के लिए बनाए हैं। एक होती है एब्रप्ट, या एब्रप्टली आप सोचते हैं, और दूसरा होता है आप सिस्टमैटिकली सोचते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपके पास 2 मेथड्स हैं। एक है अब्रप्टली सोचते हैं, यानी मैं आपको पाकिस्तान में आबादी के ज़्यादा होने की वजूहात क्या हैं, तो आप कहेंगे जी इलिटरेसी है, गवर्नमेंट के जो है ना इनएफिशिएंट डिपार्टमेंट्स हैं, फेटलिज्म है कि लोग तकदीर पे यकीन रखते हैं, जनाब गुर्बत है, गुर्बत बजाते खुद ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह बनती है। इस तरह से ना आप सोचना शुरू कर दें। और एक दूसरा तरीका होता है जिस तरीके को मैं समझता हूँ कि सिर्फ इसमें नहीं बल्कि आपके जितने सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी यूज़ हो रहा होता है, वो होता है कि हम सिस्टमेटिकली सोचते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताना है कि हम लोग, यानी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता हूँ वो 3 तरीके बता रहा होता हूँ। उनमें पहला तरीका ब्रेनस्टॉर्मिंग का होता है, उसे हम कहते हैं H पेस्टले। ये H पेस्टले क्या बुला है? H पेस्टले में स्टैंड्स फॉर हिस्टोरिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल। एनवायरमेंटल,
लीगल, एथिकल। अब देखो जरा इसमें, दुनिया जहान का ऐसे के लिए जो मर्जी टॉपिक आ जाए, आप लोग क्या करते हो, आप ये देखते हो कि यार मुझे इसके लिए मटेरियल चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, तो आप सबसे पहले देखते हो कोई भी एक टॉपिक आप उठा लो, कोई भी एक टॉपिक उठा लो। लेट्स से कि मैंने उठा लिया एनर्जी क्राइसिस। अब एनर्जी क्राइसिस की अगर हम, जब एनर्जी क्राइसिस कैसे लिखेंगे, तीन चीजें लिखेंगे, काजेस, इफेक्ट्स, सॉल्यूशन। एथिकल, आखिरी लफ्ज एथिकल है। तो देखो जरा, अब जब एनर्जी क्राइसिस है तो एनर्जी क्राइसिस की क्या वजूहात है। एक तरीकेकार ये है कि आप इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करें जैसे आप अखबारों में पढ़ते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीकेकार के मुताबिक सोचें, और सोचने के बाद आप ये अंदाजा लगाएं कि यार अगर मैं इसकी जगह पे होता तो मैं इसको कैसे देख रहा होता। मसलन मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं एनर्जी क्राइसिस पे ऐसे आ जाता, तो मैं हिस्ट्री बताता कि हिस्टोरिक या कहेंगे जो ना, द इशू ऑफ एनर्जी क्राइसिस despite being discussed widely has not been addressed in past, has not been addressed effectively in past। अब ये जो मैंने यहाँ पे अपनी बात लिखी है कि द इशू ऑफ एनर्जी क्राइसिस डिस्पाइट बीइंग डिस्कस्ड वाइडली हैज नॉट बीन एड्रेस्ड इफेक्टिवली इन पास्ट। ये जो मैंने एक जुमला लिखा है, ये जुमला लिखने के लिए, ये जुमला सोचने के लिए मुझे किसी अखबार से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी विकिपीडिया से जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं पे भी जाके इसके लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स जमा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे के अंदर वो लोग फेल हो रहे होते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा मटेरियल जमा करेंगे और उसको देखा देखी फिर हम लोग उसके मुताबिक ऐसे लिख रहे होंगे, और एंड पे जब हम ऐसे लिख के आएंगे तो एग्जामिनर कहेगा वाह 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 क्या बात है, ये बम्बार्डमेंट्स ऑफ द फैक्ट्स एंड बम्बार्डमेंट्स ऑफ द वर्ड्स की हुई है। बट एक्चुअली क्या होता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात लिखने के लिए मुझे किसी फैक्ट की जरूरत नहीं है, किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो होता है ये आपका अपना ओपिनियन होता है, और ये ओपिनियन आपने प्रूव करना होता है। डेफिनेटली बाद में फैक्ट्स एंड फिगर्स की कहने की जरूरत पड़ती है एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो पूरे ऐसे के अंदर अगर आप 12 आर्गूमेंट लिख रहे हैं, 12 पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो आपने 2 या 3 जगह पे फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज करने होते हैं। इसके अलावा बाकी जगहों पे आप एग्जांपल्स यूज करते हैं, कोटेशंस यूज करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस यूज करते हैं, इस तरह की चीजें यूज कर रहे होते हैं। सो ये जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है, बात लिखने के लिए, पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरह से किसी भी शख्स के बनाए हुए नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जिस बंदे को ये जो एक जुमला मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, इस जुमले को हिस्टोरिकल के साथ आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप कह सकते हैं जी पॉलिटिकल के ऊपर, अब यही वर्ड पॉलिटिकल है तो आप कह सकते हैं यहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंटर प्रोविंशियल disagreements over distribution of water
resources are causing energy crisis। अब ये जो सेंटेंस लिखा है इसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में हमेशा से रही है। यू नीड नॉट टू वरी कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में लिखूंगा तो आप कह सकते हैं कि जनाब जब एक गवर्नमेंट आती है वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो वो प्रोजेक्ट जो होता है वो 5 सालों में कंप्लीट नहीं होता। पहले तो ऐसा होता था कि गवर्नमेंट्स अपना टेन्योर कंप्लीट ही नहीं करती थी। अब जब गवर्नमेंट्स अपना टेन्योर कंप्लीट करने लग गई हैं या ये वाली रीत आ गई है तो भी एक गवर्नमेंट आई सीपैक के थ्रू, उन्होंने कहा कि हम फला 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 प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ दौर में, इमरान खान के दौर में आके वो स्लो डाउन हो गए। व्हाट इज दिस? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या इसे कहते हैं एपैथी ऑफ द प्रीसीडिंग गवर्नमेंट। इन लोगों की वजह से ये क्या हो गया हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये जो बात मैंने आपको बताई है कि जी नवाज शरीफ के दौर में सीपैक पे तेजी से काम हो रहा था तो उस गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी थी। जो करंट गवर्नमेंट आई इसकी प्रायोरिटी कोई और हो गई। तो जब करंट गवर्नमेंट ने इस पे डिटेल्ड काम नहीं किया, नतीजा क्या हुआ कि जो हमारे, आपको याद होगा नवाज शरीफ दौर के अंदर वो एक चीफ जस्टिस थे, वो डैम के लिए चंदा भी जमा करते थे। लेकिन अब वो कहाँ पे गया? यू सी दैट नोवेयर। जब आप उसे कहीं नहीं देखते तो एक बात आपको यहाँ पे समझ आई, और वो बात ये है कि ये जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसके ऊपर ये ही 2-3 बातें हैं। इनका एक पैराग्राफ बना के आप लिख सकते हैं, यही आपका बॉडी पैराग्राफ बन जाएगा। तो जब आपने एक पीएमएस कैसे लिखना होता है और जो सोशियो इकोनॉमिक इशू पे हो, वो एनर्जी क्राइसिस है, वो पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन का इशू है, वो वाटर क्राइसिस है, वो करप्शन है, तो काजेज, इफेक्ट्स और सोल्यूशन। करप्शन के हिस्टोरिकल काजेज हैं, करप्शन के पॉलिटिकल काजेज हैं, करप्शन के इकोनॉमिक काजेज हैं, करप्शन के सोशल काजेज हैं, करप्शन के टेक्नोलॉजिकल काजेज हैं कि वी आर लैकिंग इन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से करप्शन ज्यादा होती है। एनवायरमेंटल काजेज हैं इसके करप्शन के। एनवायरमेंटल काजेज कैसे हैं? मसलन हमारे यहाँ पे जो दफ्तरों का वर्क प्लेस एनवायरनमेंट होता है वो ऐसा होता है कि अगर उसमें जो काम करने वाला बंदा है उसको समझा जाता है कि ये बंदा बेवकूफ आदमी है, और जो बंदा दफ्तर में आता है कला वाले कपड़े पा के लत रख के बैठा रहता है, अफसरान जुबान के जरिए खुश रखता है, वो बंदा की समझा जाता है कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा है। अब ये जो एनवायरनमेंट डेवलप होता है जिस पर फिर जो काम करने वाला बंदा कहता है कि मैं अफसरों को तो खुश कर नहीं पा रहा, चलो मैं जेब भी भर लूं। तो ये वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट 2 तरह का होता है, एक आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है और एक आपका वर्क प्लेस एनवायरनमेंट होता है, और दूसरा फिजिकल है। इसी तरह से लीगल इश्यूज हैं। करप्शन भी एक ऐसे है, मसलन फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक बंदा था, ठेकेदार था, वो मुझे बता रहा था, कहता है कि मैंने एक सड़क बनाई है, उस सड़क को जब मैंने बनाया है तो उसके ऊपर मैं जो डिमांड्स थी वो सारी की सारी पूरी की है। डिमांड्स पूरी करने के बाद एक करप्शन के खिलाफ काम करने वाला महकमा आ गया और उस महकमे के डिप्टी डायरेक्टर ने मुझे कहा कि हम आपके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर रहे हैं। उसने कहा जी देखें आप इसकी क्वालिटी चेक करवा लें, मैंने तो बिल्कुल अच्छा काम किया। जब उसने कहा ना कि क्वालिटी इनिशिएट कर लें सारा कुछ, तो उसने कहा ये तो फिर जब इंक्वायरी साबित होगी तो उसी में होगा, या फिर आप मुझे इतने पैसे दें। अब वो शख्स जो बंदा काम करके हटा है, ठेकेदार, उसने अगर एक प्रोजेक्ट में से 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाया है तो उसमें से 20-25 लाख रुपए उसे देने पड़ गए अकाउंटेबिलिटी के इदारे को। क्यों देने पड़ गए कि अगर वो नहीं देता तो उसको वो अदालत में ले आते, उसकी पेमेंट्स डिले होती, तब तक ये इन्फ्लेशन हो जाती है, उसके साथ साथ आपकी मनी की वैल्यू खराब हो जाती है। तो मजबूरन क्या होता है, लीगल इश्यूज को ग्राउंड बना के लीगैलिटीज में फंसा के, जब आपका लीगल सिस्टम वीक है तो उस लीगल सिस्टम के वीक होने की वजह से करप्शन होती है। इसी तरह से लीगल सिस्टम के वीक होने की वजह से आपके यहाँ करप्शन होती है, लीगल सिस्टम के वीक होने की वजह से आपके यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है। फॉर एग्जाम्पल आप एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, कल रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, कह दिया कि जी ये जो जमीन एक्वायर कर रहे हैं ये कानून के तकाजों को मद्देनजर रख के नहीं कर रहे। जो इनकी एक्वायरिंग ऑफ द लैंड है, जिस एक्ट के तहत ये एक्वायर कर रहे हैं, वो एक्ट जो है उसको सही तरीके से नहीं किया गया, लिहाजा रूडा अथॉरिटी जो है ना उसको सेट असाइड कर दिया। अब रूडा जो बनने जा रही है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर रावी है उसको साफ किया जाएगा, क्लीन वाटर अवेलेबल होगा, उसके लिए ब्ला 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 जो जो चीजें उसके अंदर वो करना चाह रहे हैं। स्लोगन्स तो अच्छे ही होते हैं हर प्रोजेक्ट के। अब जो करना चाह रहे थे तो लीगल वहां पे फॉर्मेलिटी आ गई।
इसी तरह से क्या होता है कि कोई अगर एनर्जी फर्म है वो पाकिस्तान में आके काम करना चाहती है, तो हम लोगों ने उस पर कानून साजी उस तरह से नहीं की हुई कि बाहर की कंपनियां आके यहाँ इन्वेस्ट करें और हमें एनर्जी पैदा करके दें। आपको पता है इंडिया के अंदर जो बिजली की फ्राहमी है ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमती जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्राइवेट कंपनियां इस पे काम करती हैं। आप मोबाइल फोन की सिम खरीदते हो तो मोबाइल फोन की सिम के लिए आपके पास ऑप्शन है ना कि आप टेलीनॉर, जैज वेरिड और यू फोन खरीद सकते हो, पीटीसीएल लगवा सकते हो, लेकिन क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप